से टिका हुआ है इस देश का। और आज से 10 साल पहले जब हम गायत्री परिवार में ये देखा करते थे कि इस स्लम में बच्चों को जाके पढ़ाया जाता था, तो उस समय से हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आदरणीय चिन्मय पांडा जी महाराज से मिले। लेकिन उस समय हमको लगता था पता नहीं हम मिल पाएंगे कि नहीं, इतने महापुरुष है। और आज 10 साल लग गए, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको नमन करते हैं और सौभाग्य है आप ऐसे ही प्रेरणा का स्रोत बने रहें देश के युवाओं के लिए। और इस गायत्री परिवार को लेकर चलने वाले हमारे मनीष भैया, आपका सादर प्रणाम। आपको ऐसे ही और ईश्वर शक्ति जहाँ जाना था चले गए, शिक्षक बनना था बन गए, हमें जहाँ जाना था हम लोग चले गए। अब आगे का भविष्य आपके हाथ में है। आप भविष्य को कहाँ लेके जाइएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर होती है कि एक बार जोसेफ बेंजामिन ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल वहां बैठ कर ही किया जा सके। आप अपने पास जहां देख रहे हैं उस समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण कण से ही एक बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो होती है इकाई होती है समाज की। किसी भी जगह के युवाओं को देख के आप वहां का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को डिलेट ज्यादा हो रहे हैं, अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए और मोबाइल में लग जा रहे हैं, कहीं फोन पे बतियाने लग रहे हैं, लाल पीला हरा करने लग रहे हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई पसंद भी आ गया तो नौकरी लेकर सीधे माता पिता से बात कीजिए। तो पढ़ाई नहीं करेगा, आपका करियर, समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय रहते निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है, वरना समय बता देगा कि आपका क्या करना है। ऐसे हसाता से भेजेगा जहाँ से लौट के नहीं आ पाइएगा। समय और सद्बुद्धि बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं आती है। जब आपके पास समझ होती है तो समझ जाती है। अभी आपके पास समय है तो सद्बुद्धि या समझ में जिसके पास आ गया वह समझिए कि सारी चीजों के विजय प्राप्त कर लिया। और कहीं ना कहीं गायत्री परिवार का भी यही प्रयास होता है कि समय रहते सद्बुद्धि, समय रहते आचरण, समय रहते निर्माण के लिए योगदान दिया जा सके। ऐसे नहीं है बैठी हुई है उससे हम ये उम्मीद लेते हैं। क्योंकि आज ही मेरे भाई का भी रिसेप्शन है, तो हमने भी उससे पूछा, हमने कभी दबाव नहीं बनाया। हमने तुम्हें दहेज चाहिए तो बोलो, भैया क्या बोलते हैं आप, सबको समाज में बोलते हैं, हम यही ले लेंगे। हमने सोचा कि अगर वो बोले एक बार बोलता तो हम उसका भी इलाज करते हैं। ये भाई का प्रेम है। भाई का प्रेम होता है, बड़े भाई को छोटे भाई का अधिकार होता है। और आप जैसा करते हैं आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, आपके सर्किल भी वैसे ही करते हैं। अगर हम सब इस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं तो काफी एक समय आएगा जब हम इसमें भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि दहेज का पैसा, वह पैसा महिलाओं की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। उन्हें अच्छी नैतिकता दी जानी चाहिए, अच्छा आचरण सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते। कोई महिला डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, वो पैसा उसको दहेज में दे दिया जाता है। अब उसको पढ़ने नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कि इसके बाद दिमाग नहीं है, पढ़ने दिया उसको। मॉडर्न नहीं है। इन कौन बातों का तुम हाफ पैंट पे उधारे घूमेगा कहेगा कि मॉडर्न है। इन सपनों को भी समझाना पड़ेगा। तो कब जवाब दीजिएगा? जब आप भारतीय होने के बाद अगर अपनी बुलंदी, अपने कामयाबी को दुनिया को दिखाइएगा, तब लोग कहेंगे कि वो उधारे घूमना मॉडर्न नहीं है, ये कामयाबी मॉडर्न है। तो आप वो वाली कामयाबी लीजिएगा यहाँ पर। और कभी भी अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं झुकने दीजिएगा, लड़का हो या लड़की। आप सबने संघर्ष किया होगा। गरीबी इतनी भारत में बड़ी है, 150 करोड़ आबादी में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शायद आज कर दीजिएगा एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए तो नहीं खरीद पाएंगे। 150 करोड़ में 100 करोड़, ये हम लोग को बदलना है। ये कैसे बदल सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से। कई बार जब शिक्षा लेने जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि व्यापार करो। भैया व्यापारी व्यापार करेगा, शिक्षित जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी करेगा। किसान से जाकर कहिए तुम जहाज लाओ ना, अरे भाई वो खेती करने के लिए। तो ये विडंबना है इस देश की। तो हर पायदान पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। जब आप मेहनत करते थे और आज भी कैसे मिलेगी, जब आप मेहनत करेंगे तब। सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वो पत्थर भी जब तक छीनी हथौड़ी का
ये तो इतिहास है। जब आपको खदान से सोना मिलता है तो सोना आभूषण नहीं होता है, उसे आभूषण बनने के लिए भी ना आप आग में तपना पड़ता है, आग में जल के तपना पड़ता है, तब जाके वो आभूषण का रूप लेता है, तो मूल्यवान होता है। अगर नहीं तपिएगा, नहीं बनिएगा तो आपका कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलने की क्षमता भी रखो। सबके जीवन में संघर्ष होता है, रात कितनी की बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। यहाँ तो भगवान को वनवास झेलना पड़ा था, सृष्टि के रचयिता जिनके उंगलियों पे क्या से क्या नहीं हो जाता। जब दुनिया आपको इज्जत की नजर से देखेगी, ये नजर नहीं देखेगी कि कहीं फट जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर ये हमारी संस्कृति है और ये संस्कृति को हमने बना के रखा है। हम एक शिक्षक हैं, हम शिक्षकों के बीच में हमेशा ये बात कहते हैं। कई बार कुछ शिक्षक नाराज भी हो जाते हैं इस बात को। हम ये बात कहते हैं कि वर्तमान शिक्षकों का पैर छू के जो प्रणाम किया जाता है बच्चों के द्वारा, इसके लिए उनका मेहनत नहीं, हजारों सालों से ऋषि मुनियों की तपस्या है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा दिए हैं, उनके प्रति श्रद्धा है। आज का जो लोग हैं, आज तो व्यापार बना कर रख दिए हैं, तो इसमें उतराना नहीं चाहिए। बच्चों ने तो अपना संस्कार नहीं भूला कि हमें गुरु के प्रति सम्मान देना है, लेकिन गुरु कब गुरु के भेष में व्यापारी बन गया पता ही नहीं चला। तो एक बार आप लोगों भी ऐसे हमारी संस्कृति में शिक्षक के भेष में अगर कोई व्यापारी आ जाए तो उसे जरूर कहिएगा फीस दिए हैं, शिक्षा लिए हैं। जब आप गुरु के गुरु दक्षिणा लेंगे तो सम्मान भी होगा। कभी भी याद रखिएगा, अकेला चना भार नहीं पहुंचता, आप सबको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि भारत को भारत रहने दिया जाए। ये भारत की जो मूल संस्कृति है वो रहने दिया जाए यहाँ पर। क्योंकि समय अभाव है और हमारे सामने आदरणीय चिन्मय पांडे महाराज जी हैं, तो इतने बड़े वक्ता के सामने बोलना थोड़ा सा अपने आप में संकोच लगने लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, माता की प्रेरणा देता है, उनकी लीलाओं को समझिए। जब ये समाज को दिखाना था कि आप पे भी लोग उंगलियां उठाएंगे तो आपको साहस मिलना चाहिए, आपको देखना होना चाहिए कि जब हमने भी तकलीफ उठाई है तो आप लोग को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, वो उंगलियां उठाने वाले को आज कोई नहीं पूछता है, लेकिन आज भी सीता मैया सबके दिलों में रहती है। तो जो आपने उंगलियां उठाए, एक बार सोचिएगा, वो लोग ऐसे कहां खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जब लोग याद रखेंगे तो आपके उस सत्कर्मों को याद करेंगे, आपकी उस भलाइयों को याद करेंगे। आप उस समाज से आते हैं भारत में जहाँ कहा जाता है यूनान मिस्र रोमा सब लूट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जोरे जहाँ हमारा। पूरी कब से हम लोगों ने झेला, मिस्र की सभ्यता लूट गई, हांगो नदी की सभ्यता लूट गई, आज मेसोपोटामिया कहीं रहा नहीं, रोम की वो सभ्यता कहाँ मिट गई, लेकिन आज भी अमर रहा तो हमारी भारत की वो संस्कृति जो अखंड भारत शुरू होता था। कभी अफगानिस्तान तोड़ा गया, कभी म्यांमार तोड़ा गया, कभी पाकिस्तान तोड़ा गया, कभी बांग्लादेश तोड़ा गया। हम बस ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो चीजें तोड़ी जा सकती है उसे वापस जोड़ी भी जा सकती है, अखंड भारत भी बन सकता है। और जब आप युवाओं को एक साथ आ जाएंगे तो इसे कोई नहीं रोक सकता है। हमें लगता है कि ऐसे हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा एक होकर खड़ा रहना चाहिए। हमारा झुकाव, हमारी लॉयल्टी, हमारा नैतिकता, हमारा सब कुछ समर्पण, न परिवार, न देश, न राज्य, न ही किसी पार्टी, न ही किसी मतभेद, न ही जाति, न ही धर्म, हमारा झुकाव केवल और केवल राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। कि जब बात राष्ट्र की आएगी सब कुछ त्याग दिया जाएगा और पूरे भारत के लोग एक खड़े हुए मिलेंगे, तो अपने भारत के लिए, एक राष्ट्र के लिए खड़े हुए मिलेंगे यहाँ पर। तो आप सब लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जहां भी है, जिस क्षेत्र में भी है, अच्छे से काम कीजिए। और एक बात उन गरीब लोगों के लिए सोचिएगा जो कि मुख्य उद्देश्य है गायत्री परिवार का, कि चाहे दुश्मन लाख आगे निकल जाए, एक दोस्त पीछे छूटना नहीं चाहिए। तो एक समाज के अंतिम पीढ़ी को भी आपको नहीं छोड़ना, चाहे जहां भी हो जाइए। अभी हम तो शिक्षा हुई थी, क्योंकि अभी रास्ते में हमारे थे तो नहीं, वो कुछ लोग पैसे मांगते हैं किन्नर लोग, और ऐसे हाथ पे एक सिक्का रख के सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं। तो वहां से एक प्रचलन था कि जब राम जी जाने लगे तो अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते थे उनसे, सारे अयोध्यावासी हो गए थे हमारे प्रभु जा रहे हैं। वो बड़ा अजीब सा मंजर था वो, और सब उनको छोड़ने आए कि हम चलते हैं। जब अयोध्या
की सीमा समाप्त होने लगी तो वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौटे, पीछे मुड़े और कहे कि आप सब लोग अब लौट जाएं, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, पुरुष, स्त्री सब लौट जाएं, आप लोग यहाँ से लौट जाए, हमारा वनवास का है, क्योंकि वचन दिया हुआ है रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन को तो निभाना था, तो वहां से उनकी बात मानकर लोग लौट गए। जब वनवास काट के, इतने लंबे समय का वनवास और काट के जब लौटे, तो जब अयोध्या की सीमा प्रारंभ होती है तो वहां पर कुछ किन्नर लोग खड़े थे, ट्रांसजेंडर। तो बड़ा अचंभा हुआ कि इतने लंबे वनवास करके आ रहे हैं और स्वागत में बस ये लोग हैं और वो भी एकदम सीमा पर। तो अचंभा से पूछा गया कि ये क्या है, ये ही लोग बस हैं, स्वागत में तो होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी स्वागत के लिए लोग वहां खड़े हैं, आप आंखें बिछाए खड़े हैं, तरस गई अयोध्यावासियों की, लेकिन यहाँ ये लोग, उन्होंने ये लोग कहा कि महाराज जब आप वनवास जा रहे थे ना, तो उस समय आपने बोला था कि बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, महिला सब चली जाए। आपने तो इनको बोला ही नहीं कि ये चले जाए। ये जब से वनवास